डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज आपका जो लेक्चर रहेगा वो एक लास्ट टॉपिक पे रहेगा। जैसा हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे आपके लीगल सब्जेक्ट को लेके, CUET एग्जाम का जो हमारा टारगेट है इस साल का 2023 का लीगल सब्जेक्ट को लेके, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट यूनिट जो आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो था आपका जुडिशरी पे। आपका जो अब ये लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है वो जुडिशरी का है कि उस जुडिशरी की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट और रिमूवल ऑफ द जजेस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग को आज के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो मैं आप लोग को इसके बारे में और कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस से। हमने अभी तक हायरार्की पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी, हाई कोर्ट की पढ़ी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की पढ़ी। हायरार्की तो चलो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स के बारे में हो गया। तो हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जजेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो जजेस होते हैं वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक जस्ट एक पिक्चर दिखाई है कि किस तरह से आप लोग के जजेस सुप्रीम कोर्ट में एज वेल एज हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में किस तरह से उनको अपॉइंट किया जाता है। जजेस जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट में अपॉइंट करता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं हमारे जजेस को। और जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में हुई है। और जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हुई है वो आपके आर्टिकल अंडर 217 के अंदर हुआ है, बात हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इट वॉज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके आर्टिकल, दो आर्टिकल जैसा आप लोग को पता है, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट का वो 124 से 147 के बीच में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और हाई कोर्ट के बारे में भी आपको यहाँ से कहाँ तक जो भी बोला था वहां तक आपको हाई कोर्ट के बारे में बात करनी है। जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस, तो 31 जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें से एक जो होता है वो होता है CGI। CGI मीन्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक ही अपॉइंट किया जाता है और इसको भी अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, उसका ये राइट होता है कि वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करे। लेकिन वो किस तरह से, कौन सी प्रोसीजर करेगा, इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट्स। However, as per the convention, usually the senior most judge will be appointed as a chief justice of India for Supreme Court. ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट होगा तो वो अपॉइंट किया जाएगा विद द कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट की अदर जजेस के साथ, और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट की कंसल्ट करता है उन जजेस के साथ, तो जाके प्रेसिडेंट आपका सुप्रीम कोर्ट के CGI को अपॉइंट कर सकता है। फिर बात आती है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको भी आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है विद कंसल्टेशन ऑफ द CGI। कौन, सुप्रीम कोर्ट का सो CGI है, उससे कंसल्ट करता है। और गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो वहां के गवर्नर के साथ वो कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट विद CGI, तो जाके अपॉइंट किया जाता है आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई हाई कोर्ट, इसमें भी सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी पास एक्सपीरियंस है, लेकिन सीनियर मोस्ट जज ही आपका एज अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने इसमें आप लोगों को और थोड़े बुलेट पॉइंट्स दिखाए हैं। अभी तक तो आप लोगों ने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है और हाई कोर्ट को कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपॉइंट होती है, ठीक है। इंडिया वर्क्स ऑन 3 टायर,
ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जिस तरह का आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ जो कॉम्पिटिटिव जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका भी 3 टायर एग्जाम होता है। 3 टायर का मतलब होता है जहाँ पे आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं एक पोस्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक पोस्ट को एलिजिबल होने के लिए। पहला तो आप लोगों का प्रिलिमिनरी होता है, दूसरा होता है रिटन, और तीसरा होता है आपका वाइवा। ठीक है। फिर उसके बाद एक और होता है, वो मेडिकल का होता है, वो इसमें नहीं आता है। वो मेडिकल का किस किस कुछ कुछ जगहों पर ही होता है, तो खैर हो ही जाते हैं। प्रिलिमिनरी राउंड में आपके आते हैं सेम जिस तरह से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम को आपने सीयूईटी के एग्जाम्स में या अलग नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ एमसीक्यूज के बेस पे आप लोगों को एलिजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज के बाद एक सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव क्रॉस करने के बाद, क्लियर करने के बाद उनका वाइवा का एग्जाम होता है, जो इंटरव्यू होता है इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल या पैनलिस्ट में जो बैठे होते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं 3 टायर एग्जाम। उसी तरह आपके सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए आपके 3 टायर एग्जाम्स होंगे, जिसमें हमारा जो इंडिया काम करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको जज अपॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आर्टिकल 124 में, जैसे मैंने पहले भी बोला, 124 आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है। वो क्या बोलता है, ये जो आपकी लीगल लैंग्वेज में लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन of Supreme Court says that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India. ठीक है। दूसरा, until Parliament by a law prescribe a larger number of not more than 7 other judges. इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं उसमें सबसे पहले देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट तो होगा लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी होना चाहिए, मतलब वो जरूर होना चाहिए, तभी जाके एस्टेब्लिशमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। 124 आर्टिकल में ये बताया गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो 124 क्लॉज 1 में बताया हुआ था कि वो किस तरह से अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। और किस तरह से अपॉइंट करता है, कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, वो अभी आप पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्ट्रीमलाइन इन द थर्ड जज केस। इन 1998 में एक केस आया था, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ था कि किस तरह से आप लोगों को एक जज अपॉइंट करना चाहिए। उस टाइम कुछ ऐसे मिसकंडक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई थी कि किस तरह से हुआ था कि क्या हमारा जो भी कॉलेजियम हुआ प्रोसेस था या कोई भी कॉलेजियम एस्टेब्लिश किया उस टाइम, और जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो भी थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग द सीजीआई। ठीक है। जब ये एस्टेब्लिश हुआ उसमें ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ था इस केस में। बेसिकली जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, मिसकंडक्ट अराइज होता है या कोई भी ऐसा केस अराइज होता है, उसके बाद आप लोग को या तो उसकी गाइडलाइंस मिल जाती है या तो उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है। उसी तरह थर्ड जज केस, इससे पहले भी 2 जज केस आ चुके थे। फिर आया था कि बाद जो कॉलेजियम रिकमेंड किया गया था नेम टू द प्रेसिडेंट who then appoints the recommendation person as judges of the supreme court। ठीक है। कॉलेजियम में ये रिकमेंड किया हुआ था। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेम आपके प्रेसिडेंट ही आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यही अपॉइंट करते हैं जजेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन which was made by the collegium consisting of 2। ठीक है। मतलब कॉलेजियम सिस्टम जब भी ये हुआ था तो उसमें ये बताया गया था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करना है आपके चीफ जस्टिस के साथ, ताकि वो हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट करे, हाई कोर्ट को एज अ चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सके। कहने का मतलब ये है कि इस केस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस के बारे में आया था कॉलेजियम कि एटलीस्ट 4 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए
जो कंसल्ट कर सके सीजीआई के साथ, फिर जाके रिकमेंडेशन देंगे आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये इसमें हुआ था, इस प्रोसेस मतलब इस केस में ये प्रोसेस बताया। दूसरा जो हुआ था, मतलब जजेस जो हाई कोर्ट का हमें अपॉइंट करना होता है, बोला गया है कि भाई 2 सीनियर मोस्ट जज कम से कम होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होना चाहिए, ताकि वो रिकमेंडेशन किसके सामने रख सके, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, रिकमेंडेशन मेड बाय दिस सिस्टम। ये बात आती है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। फिर है एलिजिबल कौन कौन है, कौन है ऐसा बंदा, कौन से ऐसे जजेस हैं जो आपके जजेस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिस तरह आप लोग सीयूईटी का फॉर्म भरते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है दैट यू मस्ट बी कंप्लीट और पास योर 12th एग्जाम विद द मिनिमम ग्रेड 55%। ठीक है, उसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी क्या क्या रखी है, जो आपके आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में बताया हुआ है कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। नंबर 1 तो यही है कि ही और शी मस्ट बी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, एटलीस्ट उसने 5 साल जज का काम किया हो हाई कोर्ट में, या दो से ज्यादा कोर्ट्स में। ठीक है, और सक्सेसफुली, मतलब रेपुटेशन की भी बात आती है इसमें। फिर है कि हैज बीन एटलीस्ट 10 years एज अ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और एनी टू और मोर सच कोर्ट सक्सेशन। मीन्स कि जाहिर सी बात है, जैसे ही उसने एलएलबी क्रॉस करी होगी, एलएलबी कंप्लीट करी होगी, तो उसको एडवोकेट प्रैक्टिशनर्स में प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट एज अ 10 years हो चुके होने चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है जो ओपिनियन आपके प्रेसिडेंट से भी डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट से डिस्टिंग्विश इसलिए करना पड़ता है ताकि प्रेसिडेंट के सामने ही रिकमेंड करना पड़ता है उसका नाम, ताकि वो कंसल्ट कर सके आपके सीजीआई से, और 2 या 4 आपके सीनियर मोस्ट जज। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो बात रही एलिजिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, और जो इसमें सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं आपके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। ऐसे जजेस तो नहीं होते, बहुत ही अच्छे होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का तो सिंपल है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। उसके बाद ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होल्डिंग एटलीस्ट 10 साल तक का उसका ये ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए। दैट मीन्स उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एज अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सीनियर मोस्ट जो हाई कोर्ट का एडवोकेट था, सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट, वो अब जज अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, उसी तरह जो आपकी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ता है, उसको जज ही अपॉइंट होना चाहिए। एक जज ही एप्लीकेबल होता है कि वो आगे जा सके, नहीं तो एक 10 साल से ज्यादा, ये 15 years या 10 years, मोर देन 10 years उसका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो जाती है आपकी हाई कोर्ट के जजेस की, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, मोर देन 10 years ही उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोगों के आप लोगों को 2025 में या 2030 में ले लेते हैं, 2030, फिर उसका 2040 तक 10 साल एक्सपीरियंस होगा, तब जाके वो 2045 तक जज बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आजकल आप लोगों के लिए जज बनना भी बहुत इजी हो गया है। जैसे ही आप लोग एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे ही आपके सिविल जजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बात नहीं करी है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि 3 टायर एग्जाम होता है, 3 टायर जुडिशियल सिस्टम होता है, उसी तरह आपके प्रोफेशनल या जज को बनने के लिए भी 3 टायर जुडिशियल एग्जाम होता है। पहले जैसे ही आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके सिविल जजेस के भी फॉर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये आप लोगों का रहेगा अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस। फिर बात आती है जो करंट स्टेटस है। आजकल जो करंट
स्टेटस है कि किस तरह से हम अपॉइंट कर सकते हैं जजेस को, वो ये है कि द प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स द प्लूरलिटी एंड कॉन्करेंस इन द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या मतलब है कि पार्लियामेंट ने जो इनेक्ट किया द सुप्रीम कोर्ट, जो नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बहुत सारी चेंजेस आई। ये आपका करंट स्टेटस में भी कभी कभार पूछा जाता है कि परसुएंट टू विच नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इंक्रीज फ्रॉम 31 टू 34। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा कि अभी सिर्फ 31 जजेस ही होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये जो रूल है, ये नया अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट के तहत आपका इंक्रीज कर दिया गया था 34 तक। ठीक है, इसमें तो इसलिए मैंने आप लोगों को अमेंडमेंट बाद में बताया ताकि आप लोग करंट स्टेटस जान सको। अगर मैं पहले ही करंट स्टेटस बता देती तो वो आप लोग अभी तक आप लोग को भूल गया होता, इसलिए आपको ये रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। चलो बच्चों, फिर बात आती है कि जैसे ही आपके जजेस बन गए, अपॉइंट हो गए, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरी कंप्लीट हो गई, बात आती है उसके बाद वो सीधा जाके जज की सीट पे नहीं बैठते, उनके बीच में उनके साथ ट्रेनिंग भी होती है। जजेस की एक ट्रेनिंग बकायदा अलग जुडिशियल एकेडमी बोलते हैं या जुडिशियल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, हर एक स्टेट का अपना भी जुडिशियल एकेडमी होता है। या अगर नेशनल की बात करी जाए तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी भी है, जो एक गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माना गया हुआ है, जहाँ पे आपके जुडिशियल ऑफिसर्स इंडिया के, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस एज वेल एज द हाई कोर्ट के जजेस वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। उस ट्रेनिंग में उनका क्या क्या आता है, उस ट्रेनिंग में उनकी बहुत से कंसिस्ट करते हैं हम कॉन्फ्रेंसेस भी, वर्कशॉप, सेमिनार, और ये जो जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो उनके सिर्फ सिविल या क्रिमिनल नेचर को ही लेके चलते हैं, और उनको उस तरह से बताया जाता है जुडिशियल ट्रेनिंग में उनकी कि किस तरह से आपको क्लाइंट एज वेल एज द एडवोकेट्स के साथ या आपके सीनियर या जूनियर एडवोकेट्स या सीनियर या जूनियर जजेस के साथ, क्लाइंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है। और कुछ वर्कशॉप्स भी लगाई जाती हैं जिनका कोर जुडिशियल स्किल्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होता है। सेमिनार विच विल बी सब्सटेंसिव एज वेल एज द प्रोसीजर जस्टिस पे डिपेंड करता है। दिस बॉडी वॉज फाउंड इन 1993। जो जुडिशियल ट्रेनिंग है या जुडिशियल एकेडमी जहां जजेस ट्रेनिंग लेते हैं, उस बॉडी को हमने 1993 में बनाया था। उसके बाद ये सिर्फ लोकेटेड थे भोपाल में विद अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। लेकिन आजकल के करंट स्टेटस को लेके चलो तो आजकल हर एक स्टेट का अपना अपना भी जुडिशियल एकेडमी है। नेशनल की बात करें जहां सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स इन इंडिया, वो आपके भोपाल में थे और भोपाल में हमारा 1993 में बना था। लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर जिसको हम बोलते हैं या ऑफिस जो बोलते हैं हेड ऑफिस, वो आपका न्यू दिल्ली में ही था। इसका मेन एम होता है कि एक सजेस्टिंग द जुडिशियल रिफॉर्म्स और प्रोवाइड करता है रिसर्च को विच सपोर्ट द सर्विस फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी, फेयरनेस एंड प्रोडक्टिविटी इन जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, मैंने इसमें आप लोगों के बुलेट पॉइंट्स डाले हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप फटाक से देख लो कि भाई हाँ, ग्रेटर एफिशिएंसी, फेयरनेस, प्रोडक्टिविटी इन जुडिशियल डिसीजन। तो ये इसका मेन एम था। किसका एम था? जुडिशियल ट्रेनिंग को हमें जजेस की ट्रेनिंग हमें क्यों करवानी पड़ी। ठीक है, ये आपका आ जाता है जुडिशियल ट्रेनिंग के बारे में। तो इसमें अब आप पढ़ेंगे कि चले जज बन गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। अब बात आती है जैसे उनका प्रोसीजर चलता रहेगा, फिर बात आती है कि वो हर उम्र भर फिर जज बनेंगे या कुछ उनकी रिटायरमेंट भी होती है। तो अब यहाँ आप पढ़ेंगे उनकी रिटायरमेंट किस तरह से होती है और कब होती है। ठीक है, जजेस इन इंडियन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इंडियन कोर्ट्स आर एक्टर्स ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
There are various levels of judiciary in India, each having a distinct power and the jurisdiction on them. ठीक है, but having a distinct hierarchy और strict hierarchy जो आप लोगों को पहले भी पढ़ाया गया है, ठीक है, इन इंडिया। और एवरी जुडिशियल ऑर्गन, जुडिशियल जो उसका ऑर्गन है, उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों ने पढ़ी वो भी आपको भी बताऊंगी एज रिस्पेक्ट टू द सेम। ठीक है, अभी तक जो भी है जजेस का, जुडिशियल सिस्टम का, वो सारा का सारा उनका सेम है, उनको रेस्पेक्ट सेम ही मिलती है। ये नहीं कि रिटायर हो गए तो अब उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट, एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज वेल एज द हाई कोर्ट जजेस इज डिफरेंट इन वेरियस लेवल्स ऑफ द जुडिशरी पार्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट में बस स्लाइटली डिफरेंस है। द रिटायरमेंट ऑफ एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65। मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस, स्टूडेंट फॉरगेट अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट में 62 था या 65 था या 55 था। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता ही आता है कि व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर अ जजेस इन अ सुप्रीम कोर्ट। द आंसर विल बी 65 years. And what is the age of retirement for the high court? The answer will be 62 years. ठीक है, their respective states government determine that the age of the retirement of district court judge under special service law। फिर बात आती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आगे। व्हाट अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनका ये है कि उनके जो रूल्स होते हैं, हर एक हाई कोर्ट के सर्विस रूल्स होते हैं, उनके सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग जितना भी उनका अंडर स्पेशल सर्विस रूल के अंदर जो भी एज आती है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया आपका, इतना क्लियर है। डेट ऑफ सॉरी the age of retirement of the Supreme Court will be 65 years and the age of retirement for the High Court will be the 62 years। नेक्स्ट मैंने इसमें कुछ बुलेट्स पॉइंट्स रखे हैं ताकि आप लोग जुडिशरी को लेके या जजेस अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग्स, जुडिशियल रिव्यू, इन सारों चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग के कुछ बुलेट्स पॉइंट लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस told the parliament there is a no proposal to increase the retirement age of the Supreme Court as well as the High Court। लेकिन जो आपका 2010 में एक अमेंडमेंट बिल हुआ था, 2010 में आपकी अमेंडमेंट हुई थी, उसमें उन्होंने इंक्रीज कर दी थी हाई कोर्ट की जजेस की रिटायरमेंट एज 65। तो अभी तक 62 था। अगर ये वाले अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस किया, नाउ हाउएवर इट वाज नॉट टेकन अप टू द कंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट बट लैप्स हो गया 15 रेजोल्यूशन ऑफ द 15 लोकसभा। According to the Article 124 Clause 2 of the Indian Constitution, the age of the retirement of Supreme Court will be the same, that is the 65, and as per 217 of the Constitution, the age of the High Court retirement age will be 62 on। ठीक है, उसमें हमने रिकमेंड करा था लेकिन ये पार्लियामेंट तक बात नहीं जा पाई, मतलब उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया। तो इस चीज को नहीं देखना, ये बस एक रूल है कि उस टाइम जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें कितना इंक्रीज कर दिया गया था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इंक्रीज कर दिया था मोर 3 years, दैट इज 65। लेकिन ये was that was not considered by the parliament and that for the 15 लोक सभा पीपल। तो अभी भी आपका सेम ही है, सुप्रीम कोर्ट का 65 और 62 फॉर द हाई कोर्ट। ये पॉइंट मेरा यहाँ बताने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे कुछ एडवांस है, आप लोग बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो। अगर आप लोगों ने कोई भी न्यूज देख ली या कुछ भी किसी का इस पे नजर पड़ गई तो वो क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैंने ये बता दिया कि भाई इस अमेंडमेंट में ये बात रखी गई थी, लेकिन उसके पीछे रीजन ये था कि वो उसको कंसीडर नहीं किया गया बाय द पार्लियामेंट एंड वाज लैप्स विद द डेजोल्यूशन ऑफ द 15 लोकसभा। ठीक है, इतना क्लियर है, ये एक बुलेट पॉइंट था इसमें। फिर बात आती है
कि चलो रिटायर तो हो गया, रिटायरमेंट से पहले ये अगर हमें रिमूव करने की बात है, ठीक है, रिमूव की बात आती है तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली अपॉन द impeachment of the judge by the parliament. प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव करता है. द पार्लियामेंट में इम्पीच अ सिटिंग जज ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है जिस तरह से आपके कभी कभार बहुत ही गुस्से में भी आ जाते हैं आपके जजेस, तो कोई उनपे ऐसे इल्जाम ना लगाए कि इन्होंने हमारे जज ने मिसबिहेव किया, तो उसको प्रूफ मिसबिहेवियर अगर हो जाए तो वो रिमूव हो सकता है अपनी सीट से, अपनी पोस्ट से. लेकिन उसको रिमूव करने का भी जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास है अपॉन द इम्पीचमेंट सिस्टम. ठीक है. जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 provides that the detailed procedure for the removal of judge. कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन है, हर एक क्या हाई कोर्ट के जजेस का अपना लेजिस्लेशन है, ठीक है, हर एक सर्विस रूल, हर एक डिपार्टमेंट्स का अगर कोई भी मिसकंडक्ट करता है, जिस तरह एडवोकेट बनने के लिए उनको किस तरह से रूल्स रेगुलेशन और जितनी भी पनिशमेंट्स है, मिसकंडक्ट है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या ड्यूटीज जितनी भी है एडवोकेट का, वो एडवोकेट रूल्स एक्ट है 1966 का. तो उसी तरह आपका जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 में, जिसके आपका प्रोसीजर पूरी डिटेल से बताया गया है कि अगर किसी पे ऐसा मिसकंडक्ट का डिस्प्यूट हो या कुछ हो, किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं. तो जो लेजिस्लेशन है वो आपका ये आ जाता है. इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. जजेस इज इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट बाय वे ऑफ अ मोशन which was passed by a special majority of the members of the house of 2/3 majority. ठीक है. और 2/3 मेजोरिटी आ जाती है मेंबर्स विच वाज प्रेजेंट, और वोटिंग सच ऑफ द सेड नंबर इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. ठीक है. जब भी ऐसे इम्पीचमेंट की बात आती है, या तो उसमें आपका 2/3 मेजोरिटी लिया जाएगा, ठीक है, एक आ जाता है 2/3 मेजोरिटी, या फिर आपका उसका अगर वोटिंग हो तो ग्रेटर होना चाहिए. दैट सी बात है, अगर 100 लोग बैठे हैं तो 50 से ज्यादा परसेंटेज होगी तभी जाके वो इम्पीच हो सकता है. ये तो कॉमन सेंस की बात है. रेशियो डिपेंड करता है. अगर 5 रेशियो अगर 10 लोग बैठे हैं, अगर 5:5 है तो वो किस तरह से इम्पीच हो सकता है. ठीक है. ये आ जाएगा 10 में. अगर 2:8 है तो डेफिनेटली वो इम्पीचमेंट के थ्रू एक जज रिमूव हो सकता है. ठीक है. लेकिन उसको इम्पीच करने का उसके पास एक मोशन होता है पार्लियामेंट के पास कि वो स्पेशल मेजोरिटी मेंबर्स ही ले. ठीक है. ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है. फिर बात आती है आपके कुछ बुलेट्स पॉइंट्स फॉर द अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट और किस तरह से आपके सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करा जाए. The Constitution of India provides a set of regulations for the removal of the Supreme Court judge. आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये मेंशन किया हुआ है कि रिमूवल रेगुलेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस मस्ट बी एज फॉलोज. ये आपका लीगल टर्म में दिया हुआ है मैंने. इसका मतलब ये है कि सेम अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को shall not be removed from his office except by the order of the president which was passed और एड्रेस किया जाता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास. मेजोरिटी देखी जाती है उसमें. ठीक है. मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 जो मैंने बताया अभी आप लोगों को. ठीक है. और उसके बाद है अगर वोटिंग है तो उसका जो हाफ से ज्यादा, दैट मीन्स जो भी हाफ से ज्यादा है मीन्स 50% से ज्यादा. सिंपल सेंस में ये बात होती है इसकी कि इसी तरह से वो रिमूव हो सकता है. अदरवाइज ही कैन नॉट बी रिमूव अदर देन दिस प्रोसीजर. पार्लियामेंट मे बी लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर और द प्रेसिडेंशियल ऑफ द एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेट करता है, उसके प्रूफ करता है अगर मिसबिहेवियर किया है, उसको भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर हो तो वो उसको जाके रिमूव कर सकता है. अदरवाइज
नो वन हैज अथॉरिटी टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चले जी, अभी मैंने फिर से इसमें यही बताया कि चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, दोबारा से मैं बता रही हूँ हाईलाइटेड वे में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली अंडर द क्लॉज 217। ये बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में मैंने बताया है, तो ये यही है कि भाई आपके ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके सीयूईटी से रिलेटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। चले जी, अब मैंने इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए कि हमें किस तरह से पढ़ना है और किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी गुड। द oath to a high court judge is administered by the, कौन कहाँ पे ओथ लेते हैं? जब भी आप ओथ लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? ओथ हमेशा गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के पास। क्यों? क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है विद कंसल्टेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, तो ओथ भी उसी के सामने लेनी पड़ती है। ओथ होती है प्लेज, ठीक है, हर एक को लेनी होती है, एडवोकेट को भी लेनी पड़ती है, जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ हाई पर्टिकुलर हाई कोर्ट के पास। ठीक है, फिर इसमें बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट फॉर द रिटायरमेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो ट्रू है इसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, करेक्ट करेक्ट, इसलिए आप लोग को ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। कैन नॉट प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट, कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज रिटायर्ड, या नन ऑफ द अबव। ऐसे कहीं नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने स्टेट के हाई कोर्ट में तो आप दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, या आप किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक और एग्जाम देना होता है, वो है बीसीआई का। बीसीआई इज द ओपन बुक टेस्ट, वो कोई भी क्लियर तो कर ही लेंगे, उसमें मेजोरिटी यही है पासिंग 33% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, यू कैन प्रैक्टिस इन ऑल ओवर द इंडिया विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो आपका आंसर रहेगा कि बस वो रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और रिटायरमेंट के बाद अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, दैट मीन्स हमारी जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल है। ठीक है, सबके लिए सेम है। फिर है हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के भलाई के लिए या सोसाइटी के लिए जो हम लिटिगेशन फाइल करते हैं, was introduced to the Indian judicial system। ये आपके पीएन भगवती एक जस्टिस है, ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती साहब ने आपके पीआईएल को लॉन्च किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था हमारी जुडिशरी सिस्टम में। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर बात आती है, इसी के साथ आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड ट्रेनिंग, और उसकी किस तरह से एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।